प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है वो इसमें कई क्वेश्चन एराइज होते हैं और ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन प्रियम्बल से बनते हैं एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में छूट जाएगा यहाँ से। इस वीडियो को देखने के बाद अगर हम देखें तो प्रियम्बल, इसमें हम सोर्स देखेंगे, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल देखेंगे, जस्टिस देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो सोर्स है प्रियम्बल का हमारा वो कहाँ से लिया गया है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो इसमें जस्टिस सिस्टम दिया गया है तो हम जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल में 3 तरीके का जस्टिस दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रसिया से लिया गया। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी की अगर बात करें तो ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होके। आगे देखें, एक मिनट, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के बारे में पढ़ें तो ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या है? तो प्रियम्बल को कभी कभी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या था? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो पास किया गया था और बाद में यहीं जाके प्रियम्बल बना। तो कब इसको प्रेजेंट किया गया था, किसने प्रेजेंट किया था, कब ये एक्सेप्ट किया गया, किसने इसको एक्सेप्ट किया और इसका क्या रिजल्ट हुआ? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो था वो प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब ये एक्सेप्ट हुआ? तो एक्सेप्ट ये हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब ये प्रेजेंट किया गया था? तो व्हेन इट वाज प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन द 13 दिसंबर 1946। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या बन गया? बाद में जाके प्रियम्बल बन गया। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो हमें आज दिखता है। ये आगे देखें, सब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे नेचर है। तो नेचर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं? तो सोवरन देखने के लिए मिलता है, सोशलिस्ट देखने के लिए मिलता है हमें, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड एक और चीज़ यहाँ पे होता है, दिस इज द सेकुलर। इसको एक एक वर्ड को हम लोग अभी समझेंगे, पहले देख लेते हैं। उसके बाद जस्टिस अगर हम देखें तो हमारे प्रियम्बल में 3 तरीके का जस्टिस दिया गया, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फ्रीडम की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड द वर्शिप है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो हमारे प्रियम्बल में 2 तरीके की इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक एक वर्ड को यहाँ पे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सोवरन? सोवरन कहने का मतलब ये होता है, जब कोई भी देश अपने आप को सोवरन कहता है, इसका मतलब ये है कि वो जब इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी पे जब कोई लॉ बनाता है तो उससे बाहर के किसी कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तब जाके उस कंट्री को हम लोग सोवरन कहते हैं। तो इंडिया भी एक तरीके का सोवरन कंट्री है। मीन्स जब इंडिया अगर कोई अपना लॉ अंदर पॉलिसी के लिए, इंटरनल पॉलिसी के लिए या एक्सटर्नल पॉलिसी के लिए बनाता है तो इस पर किसी दूसरे कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि सोशलिज्म मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। इट मीन्स जो देश का रिसोर्स होगा वो किसी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होगा, वो लोगों के बीच में होगा, देश के जो लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेमोक्रेसी, यू नो, एवरीवन know the democracy means the rule of the people where the government is elected by the process of the election and the government is formed by the elected representative who are elected by the citizen of the country. Next, republic अगर हम देखें तो republic means the head of the state is not a hereditary, he is elected by the people of the country. It may be elected whether it is by the direct method or indirect method, it is immaterial, but the head of the state will be elected. He is not or she is not hereditary. Last one is the secular. Secular word means there is a no state religion, means देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, no anyone can follow any religions, he totally free and there is a separation of the state from the religion. यहाँ पे सरकार और रिलीजन के बीच में टोटली गैप होगा, सेपरेशन होगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि हम लोगों ने किस तरीके का सोशलिज्म अडॉप्ट किया है। क्या रशियन सोशलिज्म को हमने अडॉप्ट कर लिया? नहीं,
हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये केस आया था इंडिया में, दिस इज द DC नकारा केस 1982 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों ने रशियन सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया, हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है, जो कि इन्फ्लुएंस है गांधीज्म थ्योरी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की थ्योरी से। आगे देखें, अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल्स। तो सबसे पहले इसमें एक यही सबसे डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और आज तक अभी तक कोई अमेंडमेंट हुआ या नहीं हुआ, और हुआ भी तो कितनी बार हुआ है। तो अगर हम प्रीएम्बल के लिए देखें तो हमें कुछ केसेस रेफर करना पड़ेगा। पहला जो केस आया था, वेदर प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट, इट मे बी अमेंडेबल आर नॉट। तो इससे रिलेटेड एक केस सबसे पहले आया, दिस इज कॉल्ड द बेरूबारी केस। ये कब आया था? 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय के बाद एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये केस 1973 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले वाले वर्डिक्ट को उल्टा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी 12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था PCS का, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में अडॉप्ट की गई। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी वो इसी केस में अडॉप्ट की गई थी। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बट यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे प्रीएम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। एक और केस आया जो दिस इज द बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट था वो फॉलो हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वंस अगेन द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, इट मीन्स द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखें, तो आज तक अभी तक प्रीएम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है, दिस इज द 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसके थ्रू क्या क्या ऐड किया गया? तो प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया। पहला वर्ड जो था वो सोशलिज्म ऐड किया गया, दूसरा सेकुलर वर्ड ऐड किया, और तीसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया। और अभी तक फिर कोई दूसरा अमेंडमेंट नहीं हुआ प्रीएम्बल में, तो एक ही अमेंडमेंट अभी तक हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखें, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अगर देखें हम, तो कुछ लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में अलग अलग बातें कही हैं प्रीएम्बल को। जैसे डॉक्टर KM मुंशी ने कहा है कि प्रीएम्बल इज़ द बर्थ कुंडली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नानी पालकीवाला ने कहा है प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। BR अम्बेडकर ने कहा है कि दिस इज द सैक्रेड डॉक्यूमेंट्स। एंड ठाकुर दास भार्गव जो कहते हैं कि प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर जो कहते हैं दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लोगों ने कुछ प्रीएम्बल के बारे में कहा, और प्रीएम्बल को कुछ अनदर नेम से, और ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि किसने क्या कहा। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है दिस इज़ द डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा इसको, नानी पालकीवाले ने क्या कहा, दिस इज़ द आइडेंटिटी कार्ड। उन्होंने ये कहा कि प्रीएम्बल इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ इसकी झलक हमें प्रीएम्बल से ही दिख जाती है। और ये भी इम्पोर्टेंट, ठाकुरदास भार्गव ने जो कहा था कि प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अदर फैक्ट ऑफ द प्रीएम्बल, और भी थोड़े फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू हम प्रीएम्बल के सारे क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में छूट जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर हाँ एक चीज़ और देखें, यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी को लेकर के बहुत क्वेश्चन एराइज होता है प्रीएम्बल में, कि वेदर एनीथिंग्स गिवन इन द प्रीएम्बल वेदर इट इज़ इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट आर नॉट। इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट कहने का मतलब जो प्रीएम्बल के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं, क्या इसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं या ना। तो दिस इज़ नॉट इन्फोर्सिबल। प्रीएम्बल के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं है। इसका मतलब प्रीएम्बल में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में ऑर्डर नहीं ले सकते, नहीं जा सकते हैं। तो फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट हेल्प इन द नो अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रीएम्बल से क्या होता है कि प्रीएम्बल से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में समझ लेते हैं। प्रीएम्बल से एक चीज़ और होता है कि इंटरप्रिटेशन करने में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट
इसको इंटरप्रेट करती हैं तो वो क्या करती हैं, प्रीएम्बल का यूज़ करती हैं। तो इसको यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रीएम्बल नेवर ओवरराइड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं करेगा। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द लॉ। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द लॉ? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, आगे चलें। तो ठीक है, इतना था। इस वीडियो में हमने प्रीएम्बल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख लिया और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रीएम्बल से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ राइट डाउन ज़रूर करिएगा और बताइएगा। और इसको अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज़ मेरे चैनल का नाम है लॉ नॉलेज। तो इंडिया में लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज वी नो दैट लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि मिस्टेक ऑफ द लॉ नेवर कैन बी फॉरगिवन, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट कैन बी फॉरगिवन। इट मीन्स लॉ का अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये फॉरगिव नहीं होगा, मीन्स ये आपको क्षमा नहीं मिलेगी इस पर, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इंडिया में हर आदमी लॉ को जानता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ नेवर कैन बी फॉरगिवन। सो थोड़ी बहुत जानकारी आप लॉ के बारे में ज़रूर रखें और धीरे धीरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी लॉ के बारे में अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को ऐसे ही बताते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।